हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने हमारा टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने एनिमल टिश्यू के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि जो हमारे जो टिश्यू थे वो चार तरीके थे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। उसमें हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी। एपिथेलियल टिश्यू में हमने बोला था कि वो दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। जो सिंपल एपिथेलियम थे वो सिंगल लेयर के बने हुए थे, ठीक है, और वो सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन वगैरह के फंक्शन, उनका लाइनिंग वगैरह करते थे, वो डक्ट्स की, ये उनका मेन फंक्शन था। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियम जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका मेन फंक्शन था प्रोटेक्शन, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती थी, प्लस क्योंकि बहुत सारी लेयर्स की बनी होती थी, ठीक है। तो हमने सिंपल एपिथेलियम में कल हमने जो पढ़े वो तीन तरह के थे। सिंपल हमने स्क्वेमस पढ़ा, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ा एंड सिंपल कॉलमनार पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक स्पेशल एक एपिथेलियम की बात की थी विच वॉज सीडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, जो कि दिखता तो कैसा है, स्ट्रेटिफाइड जैसा, जिसमें बहुत सारी लेयर्स हो लेकिन होता सिंगल लेयर ही है। इसके बारे में हमने कल कुछ बात की थी, ठीक है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम कंपाउंड एपिथेलियम शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बात की थी, देखिए अब मैंने कल बात की ग्लैंड्स की, ठीक है, ठीक है। तो अब ग्लैंड्स की, अब जो है हमने ग्लैंड्स की वहाँ भी बात की थी, तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशंस। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए जो ग्लैंड्स होती है, हमने है ना, आप लोगों को याद हो तो हमने डाइजेस्टिव में बात की थी कि ग्लैंड्स होती है दो तरीके की, हमने बताई थी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, हमारी जो ग्लैंड्स है, ये जो भी अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमने बोलते हैं डक्ट्स वगैरह में डालती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, के वो जो अपने जो भी सिक्रीशंस ग्लैंड है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है। अब वो सिक्रीशंस वो कहाँ पर डाल रही है, ठीक है, वो किसी डक्ट में डाल रही है या ब्लड में डाल रही है, कहीं पर भी और एक्स्ट्रा में डाल रही है, तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। और हम इसको बेसिकली हम बात करेंगे दो में ही डिवाइड होंगे, ठीक है, दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया, विच इज़ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। ग्लैंड दो तरह की बोली जाती है, एक तो बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी का क्या नाम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की मैं पहले बात करूंगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बोलूँगा तो ये देखिए, हम जैसे बोल रहे हैं ग्लैंड्स, अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले तो सिक्रीट क्या क्या करती है, हम बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, तो हम बात करेंगे सिक्रीट करती है म्यूकस, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, सलाइवा ये भी देख चुके हैं, ठीक है, ईयरवैक्स, ठीक है, जो कानों के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, प्लस ऑयल। ऑयल कैसे है, अब ऑयल आप पूछेंगे तो जो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर कुछ सेल्स ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है, आपको सिबेशियस ग्लैंड्स मिलेंगी हमारी स्किन जो है उसके ऊपर, ठीक है ना। आपकी जो स्किन है वो कैरेटीन से, उसके ऊपर जो प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है विच इज़ कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्किन पे, ठीक है, जो कि डेड होता है। इसीलिए हमारी स्किन जो होती है वो डेड होती है, लिविंग नहीं होती। हमारी जो स्किन की जो ऊपर वाली जो चमड़ी है ये डेड होती है क्योंकि इसमें कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ग्लैंड्स होती है विच इज़ सिबेशियस ग्लैंड्स, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो हमारी जो है उसको ये लुब्रिकेट करती है हमारी स्किन को, ठीक है। तो ऑयल, इसका सिक्रीशन होगा। इसके अलावा मिल्क हो जाएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिक्रीट करती है ग्लैंड्स, ठीक है। इनमें कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सिक्रीट करती है, फिर रिलीज़ कैसे करेगी, तो ये रिलीज़ करेगी इनटू दी डक्ट्स, ये हम बता चुके थे, ठीक है। ये डक्ट्स में रिलीज़ करती है, ठीक है, डक्ट्स में या ट्यूब्स में बोल सकते हैं, उसमें ये अपना सिक्रीशंस को रिलीज़ करती है, इसलिए इनका नाम है एक्सोक्राइन, क्योंकि यहाँ ये डक्ट्स वगैरह में रिलीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डक्ट्स वगैरह है ये आगे कंटिन्यू जहाँ पर भी ले जाना होता है उसके थ्रू पहुँच जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई किसी तरीके की इनके पास डक्ट्स नहीं होती, इसलिए इनका एक और नाम है विच इज़ डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की डक्ट्स नहीं होती हैं। अब क्योंकि डक्ट्स नहीं होती तो कहाँ डालेंगे भाई, सिक्रीट तो ये भी करिए, ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स का कहाँ सिक्रीशन करेंगे, तो ये डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देंगे, ठीक है ना। जो भी फ्लूइड, ब्लड ही क्यों, लिम्फ भी हो सकता है, तो कोई भी फ्लूइड, जो भी कनेक्टिंग फ्लूइड जो सबसे पास में इस ग्लैंड के फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसमें ये सिक्रेट कर देंगी। इसके अलावा वैसे एक और माना जा सकता है हिटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हिटेरोक्राइन ग्लैंड, इसमें एक ही आता है, एग्जाम्पल इज पेनक्रियास, और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पेनक्रियास है जो कि एंडोक्राइन वर्क भी करता है और एक्सोक्राइन वर्क भी करता है, ठीक है ना। जो इसका जो एक्सोक्राइन वर्क होता है वो आप देख चुके हैं किसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आप इसका एक्सोक्राइन वर्क दे चुके हैं। एंडोक्राइन वर्क इसका कैसे होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, उसके अंदर उसके थ्रू क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, ठीक है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, वो जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है ना उसके थ्रू। तो अल्टीमेटली ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स। बाकी हम इसके जो हार्मोन वाला फंक्शन है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो हम जो हमारा एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिटेल में बात की जाएगी। पेनक्रियास का ये जो हार्मोन्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको नाम भी आपने सुना हो तो इंसुलिन,
इंसुलिन सिक्रीट करता है, और भी कुछ हार्मोन्स है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये हमारा एक हमने बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशंस, ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के सिक्रीशंस वो कैसे कहाँ डालते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे डालते हैं, कैसे डालते हैं। अब बात करेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम की, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम की अब हम बात करेंगे तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर वही 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स हम बोल चुके हैं, 2 और मोर लेयर्स होती है। अब कंपाउंड एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड के बारे में मैंने कल भी बताया था, सीडो स्ट्रेटिफाइड हमने बात की थी, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड मतलब अरेंजमेंट, एक तरह से लेयर्स का अरेंजमेंट बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड का मतलब, तो इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम को दूसरा नाम दे सकते हैं। अब इसके जो होते हैं इसके भी कई टाइप्स होते हैं। देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के कई टाइप्स है, कंपाउंड एपिथेलियम के कई टाइप्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी ये नहीं बताती है, क्लियरली नहीं बताती, पर इनडायरेक्टली बताती है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए कैसे, इसमें पहला होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। जैसे हमने बात किया था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब उसमें तो ये था कि स्क्वैमस एपिथेलियम की एक ही लेयर थी थिन सेल्स की, फ्लैट सेल्स की। इसमें बहुत सारी, मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, तो ये बिल्कुल अब इस तरीके से अगर बहुत सारी ऐसे लेयर्स आ गई, एकदम फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर आ गई अल्टीमेटली, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अब उसके अंदर भी दो होते हैं, एक तो केराटिनाइज्ड और एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। अभी मैंने बात की केराटिन प्रोटीन क्या होता है, तो केराटिनाइज्ड मतलब जिसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और नॉन केराटिनाइज्ड जिसमें केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है ऑब्वियसली। अब केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये वाली जो एपिथेलियम होती है ये डेड होती है, क्योंकि हमने बोला जहाँ पे केराटिन प्रेजेंट है वो डेड होती है। तो इसका एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल है, और आप सबको अभी मैंने बताया विच इज़ स्किन। हमारी जो स्किन होती है उसमें प्रेजेंट होती है, जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर ये स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका नेमिंग कैसे करूँगा, इसकी नेमिंग में करूँगा स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसका नेमिंग हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसकी नेमिंग उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। अब ये जो केराटिन प्रोटीन है, ये एक तरीके से हमने बोला कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। तो ये केराटिन प्रोटीन प्रोटेक्शन कैसे करता है, अब क्योंकि हमने बोला ये डेड होता है, प्लस ये वाटर प्रूफ भी होता है। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, वाटर प्रूफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शंस वगैरह से और उन सब चीज़ों से बचाएगा बॉडी को, जो आपकी स्किन है उसको। तो अल्टीमेटली ऐसे फंक्शन करता है। अब नॉन केराटिनाइज के अंदर एग्जांपल क्या है, नॉन केराटिनाइज के अंदर एग्जांपल है ओरल कैविटी, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेरिंग्स हमने बोला था एक कॉमन पैसेज होता है। इसके बाद ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस जो हमारी ट्यूब थी एलिमेंट्री कैनाल वाली, जिसके अंदर हम आए, जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ा था। इसके अलावा वेजाइना, ठीक है, एंड कॉर्निया ऑफ आइज, आइज में जो कॉर्निया होती है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब मैंने यहाँ पे मैंने देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, उसके अंदर दो बोला, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। एनसीईआरटी ये डायरेक्टली नहीं बोलती है। एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी ने बोला कि कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, स्किन, ठीक है, ये फेरिंग्स, ईसोफेगस। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स तो बता दिए, पर एग्जैक्टली कौन सा एपिथेलियम है उसकी बात नहीं की। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उसमें अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत सी बार ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एनसीईआरटी जो है वो इनडायरेक्ट वे में बताता है कुछ चीज़ें। तो ये हो गया। इसके बाद अब जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़रूरी है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वही वाली बात है, अब इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड है मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स मिलेंगी, ठीक है। एग्जांपल्स क्या देंगे, एक तो स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, जो हमारा पसीना निकलता है उनकी भी ग्लैंड्स होती है, वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स आ गया, ठीक है। और क्या है, कुछ डक्ट्स, ठीक है, कुछ डक्ट्स आ जाएंगी, प्लस सलाइवरी ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल में दे रखे, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा पेनक्रियाटिक डक्ट हमने पढ़ी थी, पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि आगे जाके हमें किससे मिल रही थी, जो हमें कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना रही थी, तो वो, तो ये सब भी एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है। ये किसका एग्जांपल है, स्ट्रेटिफाइड है, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड में भी किसका, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, मतलब इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूँ पर इसका स्ट्रेटिफाइड नाम दिया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये आप समझ होंगे। तीसरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनार एपिथेलियम बिल्कुल सेम है जैसे हमने सिंपल में चलाया था, बिल्कुल हम उसी तरीके से 3 टाइप कर रखे हैं हमने। अब कॉलमनार के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोग जान सकते हैं जानने के लिए एपिग्लॉटिस, पर ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, मेन आपको क्या रखना था, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के एग्जांपल्स और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के एग्जांपल्स। इसके बाद एक स्पेशल एपिथेलियम होती है जैसे हमने उसमें बात की थी, दैट इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये भी स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल है, मतलब उसमें एक स्पेशल टाइप है, जैसे हमने सीडो स्ट्रेटिफाइड बताया था वैसे यहाँ ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है इसका एक दूसरा नाम भी है विच इज़ यूरोथीलियम। अब नाम से देखिए यूरो वर्ड आ गया, मतलब ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका क्या है एग्जाम्पल, आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो आपको यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल में देखने को मिल जाएगा, यूरेटर में देखने को मिल जाएगा, पेल्विस में। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो हैं उसके पार्ट हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम जो आपका जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया यूरोथीलियम। अब इसकी एक खास बात क्या है, इसकी एक खास बात ये है कि इसके अंदर जैसे हमने अभी तक जितने भी हमने एपिथेलियम की बात की, हमने बोला सारे के सारे किस पे रेस्ट करते हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, है ना। पर इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है, बहुत सी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एपिथेलियम है जो कि डायरेक्टली रेस्ट करता है बिना किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जिसमें जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो एपिथेलियम के सेल से डायरेक्टली नीचे अपने जिस भी सेल को या डक्ट को लाइन करता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो दैट इज़ यूरोथीलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बात हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो आपके जो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात की थी, ठीक है, उसके हम कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, एक दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसका टाइप्स कैसा, पहला सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड मान लीजिए कि जो ग्लैंड्स है वो, ठीक है, इस तरीके से सिंपल ट्यूबुलर, एकदम नॉर्मल ट्यूब्यूल बन गई एक, तो ये सिंपल ट्यूबुलर हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आएगा जो आपके जो हमने इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। ठीक है, हमने पढ़े थे, ये कहाँ पे हमने पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे इलियम में पढ़े थे। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन ये एग्जांपल है सिंपल ट्यूबुलर का। तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक टाइप है। ठीक है, जैसे हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा ना कि ये बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती है ये डक्ट्स में ना अपना सारे सिक्रीशंस को डाल देती है, तो उसका एक टाइप है सिंपल ट्यूबुलर, मतलब एकदम नॉर्मल ट्यूब्यूल जैसी ग्लैंड होती है ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स किस कहाँ देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स में और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन में। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने सिंपल ट्यूबुलर ऐसे बात की थी, अब यहाँ पे बिल्कुल जैसे सिंपल ट्यूबुलर हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभी अगर मान लीजिए कॉइल हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे कॉइल हो गई, तो ये आ गया सिंपल कॉइल ट्यूबुलर। इसका एग्जांपल क्या है, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं मैन के अंदर, ठीक है, वो, तो ये आ गया। ठीक है, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर। इसके अलावा एक और है विच इज़ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ये क्या है, ये कैसे दिखेगा, जैसे इसी तरीके से हम बनाते हैं, अभी ब्रांचेस आ जाएंगी, देखिए इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी ऐसे इस ग्लैंड की, तो ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर आता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली MTR है, इसमें आपको टोटल रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। ठीक है, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ऐसी दिखती है, ये स्वेट ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगी, और सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एक और भी तरह का टाइप होता है विच इज़, ठीक है, उसका क्या है, जैसे नाम एपोक्राइन ग्लैंड, जैसे एपोक्राइन ग्लैंड होती है, ये भी एक तरीके की कैसी है, ये ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन है नेचर में। ठीक है, मतलब कि ये कैसे करती है, ग्लैंड अपनी सारी सिक्रीशन डक्ट में डालती है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करती है, ये जैसे मान लीजिए ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एपोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये अपनी जो भी सिक्रीट करती है, जो भी ये बनाती है, वो सब इसमें डाल देती है ऊपर वाले पार्ट में। और क्या होता है, जब ये जो है ना सिक्रीशन डक्ट में देने की बात आती है, तो ये ऊपर वाला पार्ट शेड ऑफ हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना सा पार्ट ये अलग हो गया, इसमें सारी सिक्रीशन है, और ये किसके थ्रू जाएगी, डक्ट के थ्रू पहुँच जाएगी। तो ऐसी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन मतलब ऊपर वाला जो पार्ट, एपेक्स वाला जो पार्ट है, इसका जो एपेक्स है उसके अंदर सारी सिक्रीशंस आ गई, वो सारी सिक्रीशंस के साथ ये ऊपर वाला पार्ट शेड ऑफ हो गया, अलग हो गया इस ग्लैंड से, और वो डक्ट के अंदर चला जाएगा एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ मेमोरी ग्लैंड्स, और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं उसके अंदर उसका ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर,
अ टाइप ऑफ, तो मेमरी ग्लैंड्स क्या हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो अ टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एपोक्राइन ग्लैंड कैसे परफॉर्म करता है ये मैंने बता दिया है कि ये होती एक्सोक्राइन ही है, एक्सोक्राइन ही होती है। कैसे, बस इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक पार्ट जो है वो भी शेड ऑफ हो जाता है और वो डक्ट में चला जाता है अल्टीमेटली। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं जैसे कि बात करूँ तो एक मैं बात करने जा रहा हूँ जंक्शंस की, ठीक है, सेल के अंदर जंक्शंस की, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर कल ही बता दिया था कि जितने भी एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं ये इनके बीच के अंदर स्पेस बहुत कम होती है, तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो मिलेगा वो भी कम मिलेगा, जो भी इंटरसेल्युलर मटेरियल्स हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है, वो कम मिलेंगे क्योंकि स्पेस नहीं होती, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपिथेलियम टिश्यू की, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज, तो इंटरसेल्युलर मटेरियल्स में कम होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ तो लेकिन जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, लगभग 4 तरह के हमने टिश्यूज़ पढ़े, नियरली ऑल द टिश्यूज़ के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, है ना, टिश्यूज़ के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक जंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। सेल्स के बीच में आपको एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक मिलेगा, मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे 2 सेल है, ठीक है, ये 2 सेल है, ठीक है, हाँ, अब इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन एक लिंक होता है। वो जो लिंक होता है ना, वो कैसे काम करता है, वो स्ट्रक्चरल भी लिंक होता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट करता है, एंड फंक्शनल वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज जंक्शंस। ये जंक्शंस स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए ये असाइंड होते हैं, अलग अलग तरह के जंक्शंस होते हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये आपको पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेंगे, प्लस ये लगभग और भी दूसरे टिश्यूज़ में मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो ये जो जंक्शंस होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है टाइट जंक्शन, ठीक है, जो पहला जंक्शन होता है दैट इज़ टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा एधरिंग जंक्शन, एधर करने वाला, चिपका देने के लिए नाम है, एधर का मतलब चिपकाना। तीसरा जंक्शन कौन सा आएगा, गैप जंक्शन, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एक ही दो लाइन ही है। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, टाइट जंक्शन हेल्प करता है टू स्टॉप लीकेज, किसी भी तरीके का लीकेज जो है टिश्यू के बाहर, जिस टिश्यू से कोई भी अगर लीकेज हो रहा है ना अक्रॉस द टिश्यू, उसको ये रोकता है। टिश्यू के अक्रॉस कोई भी अगर लीकेज हो रहा है उसको रोकता है कौन, टाइट जंक्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एधरिंग जंक्शन क्या करता है, एधरिंग जंक्शन जैसे कि मैंने बोला चिपकाने का काम करता है, तो ये सीमेंट की तरह काम करता है, सीमेंट करता है ताकि टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो दो नेबर जो आपस के जो दो अड़ोसी पड़ोसी वाले सेल्स हैं उनको साथ में रखता है, टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये आ गया एधरिंग जंक्शंस। अब गैप जंक्शन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली कम्युनिकेट करवाता है 2 सेल्स के बीच में, ये एज अ कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है, कम्युनिकेट करता है 2 सेल्स के बीच में, ठीक है। कैसे, बाय उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ये जो गैप जंक्शन है ना, ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, जो 2 सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा, तो उससे क्या होगा, रैपिड ट्रांसफ़र हो जाएगा आयंस का, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, अगर इनका मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म से कनेक्ट है तो एकदम आयंस का तुरंत ट्रांसपोर्ट होएगा, तो रैपिड ट्रांसफ़र हो जाएगा आयंस का, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी हो जाएगा, ठीक है, और कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स का भी हो जाएगा। तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है बहुत आसान कर देगा, तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत सही है। तो ये हो गया हमारा गैप जंक्शन, ठीक है। हमने ये बात कर ली हमारे जंक्शंस की। ये हमारा आज का एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू।